कभी भारत का नक्शा ध्यान से देखा है और सोचा है कि ये जैसा है वैसा ही क्यों है? पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? किसी किताब में नहीं, बल्कि उन विशाल पर्वतों में जो हमारे देश की पहचान है। यह सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, बल्कि ये भारत के वो साइलेंट आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने इस देश की पूरी कहानी लिखी है। तो चलिए आज इनकी इस शानदार डिजाइन को समझते हैं। हाँ, पहली नज़र में तो ये पहाड़ सिर्फ बेजान चट्टाने ही लगते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यही हैं भारत की कहानी के असली मूक नायक, वो किरदार जिनके बिना हमारी दुनिया आज बिल्कुल अलग होती। और पता है, यही यही है आज की हमारी खोज का सेंटर पॉइंट। ये पहाड़ ही तो है जो तय करते हैं कि गंगा किस रास्ते बहेगी। यही वो दीवारें हैं जो मानसून को रोककर हमें जिंदगी देने वाली बारिश देती हैं। और हजारों सालों से इन्होंने ही तय किया कि हमारी महान सभ्यताएं कहाँ बसेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी। अब इस जबरदस्त कहानी को समझने के लिए पहले हमें इन आर्किटेक्ट्स की बेसिक बनावट को जानना होगा। मतलब पर्वत, पठार और पहाड़ में आखिर फर्क क्या है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अलग अलग डिजाइन्स हैं जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं पर्वत। इन्हें समझिए प्रकृति के विशाल पिरामिड। इनका बेस जमीन पर मीलों तक फैला होता है और इनकी चोटी आसमान को छूने की कोशिश करती है। हिमालय इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये ताकत और ऊंचाई का सिंबल है। अब जरा सोचिए, किसी ने एक बहुत बड़े पर्वत की चोटी को ऊपर से एकदम सपाट काट दिया हो। जो बचा वो है पठार, ऊपर से फ्लैट, एक विशाल टेबल टॉप की तरह। दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा पता है इसी अनोखे पठार पर बसा है, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। और फिर आते हैं पहाड़। कह सकते हैं कि ये पर्वतों के छोटे लेकिन ज्यादा पुराने भाई हैं। करोड़ों सालों की हवा और पानी ने इन्हें थोड़ा घिस दिया है। इनकी ऊंचाई कम हो गई है, लेकिन इनका महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। इन तीनों की बनावट का ये छोटा सा फर्क ही भारत के मौसम और नदियों के पूरे खेल को कंट्रोल करता है। चलिए अब मिलते हैं भारत के सबसे पुराने गार्डियन से, एक ऐसी माउंटेन रेंज जो करोड़ों सालों से एक वॉरियर की तरह इस देश की रक्षा कर रही है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अरावली का जन्म हुआ था 57 करोड़ साल पहले, मतलब तब जब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे। एक जमाने में ये आज के हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन करोड़ों सालों की हवा पानी ने इसे तराश दिया है। और आज हम देखते हैं ना, वो इस महान पर्वत का बस बचा खुचा हिस्सा है। इसलिए इसे कहते हैं रेलिक्ट माउंटेन। ये पुराना गार्डियन गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर लंबी एक दीवार की तरह खड़ा है। और इसका सबसे जरूरी काम जानते हैं क्या है? थार के रेगिस्तान को रोकना। सोचिए, अगर ये दीवार ना होती तो शायद आज पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान बन चुका होता। अब चलते हैं भारत के दिल में, यानी सेंट्रल इंडिया। यहां का भूगोल ना एक मुश्किल पहेली जैसा लगता है। पर्वत और नदियां एक दूसरे में उलझे हुए हैं, लेकिन इस पहेली को सुलझाने का एक बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है। बस ये याद रखिए, VNST। ये सेंट्रल इंडिया के भूगोल को समझने की मास्टर की है। सबसे ऊपर नॉर्थ में विंध्य, फिर उसके नीचे बहती नर्मदा नदी, फिर आती है सतपुड़ा की रेंज और सबसे साउथ में है ताप्ती नदी। ये चारों एक के ऊपर एक सैंडविच की लेयर्स की तरह हैं, और यही स्ट्रक्चर सेंट्रल इंडिया को उसका यूनिक कैरेक्टर देता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, पता है? नर्मदा नदी बाकी नदियों जैसी नहीं है जो हजारों साल लगाकर अपनी घाटी खुद बनाती हैं। नहीं, वो एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। मतलब जमीन में पहले से बनी एक दरार। उसे समझिए एक रेडीमेड गहरा रास्ता मिल गया, और इसीलिए वो इतनी तेजी से पश्चिम की ओर बहती है। और इसी VNST सैंडविच के बीच सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये समझिए सेंट्रल इंडिया का ताज है, जो इस पूरे लैंडस्केप पर नजर रखता है। अब चलिए चलते हैं भारत के किनारों पर बनी उन विशाल दीवारों की तरफ। ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं हैं, ये तो वो बड़े बड़े इंजन हैं जो भारत के जीवन देने वाले मॉनसून को चलाते हैं। देखिए, वेस्टर्न घाट एक मजबूत ऊंची दीवार की तरह है। जब अरब सागर से मॉनसून के बादल आते हैं तो ये उन्हें रोक लेते हैं और वहीं बरसने पर मजबूर कर देते हैं। इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर इतनी भारी बारिश होती है। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट टूटे फूटे हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि पूरा दक्कन का पठार पूरब की ओर झुका हुआ है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने ईस्टर्न घाट को काट काट कर समुद्र तक अपना रास्ता बना लिया। हमारे सफर का अगला पड़ाव है भारत का सबसे दक्षिणी कोना। यहां हम एक कॉमन कंफ्यूजन को दूर करेंगे
और फिर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट के उन किलों की तरफ जो बादलों को भी कैद कर लेते हैं। जहां वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं ना, वहां है खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियां। और यहीं है फेमस चोटी डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अक्सर लोग यही मानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है या असली ताज किसी और के सिर पर है? जवाब है नहीं। साउथ इंडिया की असली सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में है और डोडा बेट्टा से भी ज्यादा ऊंची है। हिमालय के बाद ये भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। आप फटाफट एक नज़र नॉर्थ ईस्ट पर डालते हैं। मेघालय की ये 3 पहाड़ियां, गैरो, खासी और जयंतिया, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर एक फनल या कीप की तरह खड़ी हैं। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के बादलों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी आखिरी बूंद तक बरस ना जाएं। और इसका नतीजा, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। तो हमने पूरे देश का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या होता अगर ये आर्किटेक्ट्स होते ही नहीं? चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ये पहाड़ हैं ही नहीं। जरा सोचिए, अगर अरावली की वो दीवार ना होती तो क्या आज दिल्ली, जयपुर ये सब रेत के टीलों के नीचे दबे होते? क्या गंगा का इतना उपजाऊ मैदान एक सूखा रेगिस्तान होता? और सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जहां वेस्टर्न घाट ही नहीं है। मॉनसून के बादल आते और बिना बरसे हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाते। ना मुंबई में बारिश होती, न केरल में हरियाली। करोड़ों किसानों की जिंदगी का क्या होता? तो अगली बार जब कोई किसी पहाड़ को देखे ना, तो ये याद रखें कि वो सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं देख रहा, वो भारत की कहानी का एक पन्ना देख रहा है। इन पहाड़ों ने सिर्फ जमीन नहीं बनाई, इन्होंने हमारे देश की किस्मत लिखी है। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, असल में यही तो हमारा नक्शा है।